तो चलो आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल देखते हैं। एक ऐसा सवाल जिसमें ना स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। सवाल ये है कि एक आदमी है, उसने 30 मिनट तक अपने सर पर घास का एक बंडल उठा के रखा है और बेचारा थक गया है। तो हमें बस इतना बताना है कि उसने कुछ वर्क किया या नहीं। और हाँ, अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है, यानी प्रॉपर रीजन भी देना पड़ेगा। अब देखो, सीधी सी बात है, हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? यही ना कि भाई अगर वो इतना थक गया है तो पक्का उसने कुछ ना कुछ काम तो किया ही होगा, राइट? आम बोलचाल में तो हम इसे ही काम कहते हैं। पर क्या फिजिक्स की दुनिया में भी इसे वर्क माना जाता है? और बस यहीं पर आता है एक ट्विस्ट। देखो, फिजिक्स में ना वर्क का मतलब थोड़ा अलग होता है, हमारी रोज की भाषा से काफी डिफरेंट और एकदम स्पेसिफिक। फिजिक्स का रूल कहता है कि वर्क तभी हुआ माना जाएगा जब दो कंडीशंस पूरी हों। पहला, ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगनी चाहिए, और दूसरा, उस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट में कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। बस ये दो वर्ड्स याद रखो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। और इस रूल को ना हम एक सिंपल से फॉर्मूला में डाल सकते हैं। फॉर्मूला है वर्क W is equal to force F multiplied by displacement S. W equals F into S. सिंपल। यही फॉर्मूला है जो इस पूरे सवाल का राज खोलेगा। तो चलो एक एक करके चेक करते हैं कि हमारे केस में फोर्स है या नहीं और डिस्प्लेसमेंट है या नहीं। ओके, तो सबसे पहले चेक करते हैं फोर्स को। जरा इस डायग्राम को ध्यान से ऑब्जर्व करो। ये जो बंडल है, इस पर नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही है, राइट? ये है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब इस ग्रेविटी को अकेले तो छोड़ नहीं सकते, तो उस आदमी ने अपने हाथों से ऊपर की तरफ एक फोर्स अप्लाई की हुई है उसे बैलेंस करने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, फोर्स तो यहाँ बिल्कुल प्रेजेंट है। तो हमारी पहली कंडीशन तो हो गई पूरी। लेकिन फिर सवाल वहीं का वहीं है। अगर फोर्स लग रही है तो फिर वर्क जीरो क्यों होगा? सोचो जरा, फॉर्मूला का दूसरा पार्ट क्या था? शायद जवाब वहीं छिपा है। चलो अब आते हैं फॉर्मूला के दूसरे हिस्से पर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट S। अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है? इसका सीधा सा मतलब है पोजीशन में चेंज। क्वेश्चन को फिर से याद करो, उसमें लिखा है कि उसने बंडल को सिर्फ होल्ड किया है, एक ही जगह पर बस पकड़ के खड़ा है, मूव नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या? बंडल की पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हुई? एकदम सही, जीरो। तो अब इस जीरो वैल्यू को उठाकर हम अपने फॉर्मूला में डालते हैं। फॉर्मूला था W इक्वल्स F इंटू S। अब देखो, फोर्स की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, F की जगह F ही रहने दो, लेकिन S यानी डिस्प्लेसमेंट वो तो जीरो है। तो हमारी कैलकुलेशन क्या बन गई? वर्क इक्वल्स फोर्स मल्टीप्लाइड बाय जीरो। और ये तो हम सब बचपन से जानते रहे कि किसी भी चीज को जीरो से मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट क्या आता है? हमेशा जीरो। इसका मतलब फिजिक्स के हिसाब से उस आदमी ने बंडल पर जीरो वर्क किया है। और हाँ, एक चीज बिल्कुल मत भूलना, एग्जाम में आंसर के साथ उसकी यूनिट यानी जूल्स लिखना बहुत जरूरी है। वर्क की स्टैंडर्ड यूनिट जूल्स ही होती है। तो यहां से ना एक गोल्डन रूल मिल गया हमें, इसे हमेशा याद रखना। फिजिक्स में अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन हमेशा हमेशा जीरो ही होगा, चाहे कितनी भी ज्यादा फोर्स क्यों ना लग रही हो। सिंपल फंडा, नो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू नो वर्क डन। दैट्स इट। ओके, तो ये तो आ गया समझ में कि वर्क डन जीरो है। लेकिन रुको, क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ है। याद है उसका दूसरा पार्ट था जस्टिफाई योर आंसर। अगर कोई काम नहीं हुआ तो फिर वो आदमी थक क्यों गया, इसका रीजन देना भी तो जरूरी है ना। अब देखो, उसकी थकान का रीजन फिजिक्स में नहीं बल्कि बायोलॉजी में छिपा है। जब वो आदमी बंडल को पकड़कर खड़ा है तो उसकी बॉडी के अंदर उसके मसल्स वो कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे हैं बार बार, ताकि वो फोर्स बनी रहे। और इस प्रोसेस में बॉडी की जो केमिकल एनर्जी है ना, वो खर्च होती है और हीट में बदल जाती है। इसी वजह से उसे थकान महसूस होती है। चलो इन दोनों चीजों को साइड बाय साइड रखकर कंपेयर करते हैं ताकि एकदम क्लियर हो जाए। देखो, एक तरफ है मैकेनिकल वर्क जो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। ये वर्क बंडल के ऊपर हो रहा था और इसकी वैल्यू थी 0 जूल्स। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 था। और दूसरी तरफ है बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये प्रोसेस उस आदमी के मसल्स के अंदर हो रहा था, जिसमें उसकी केमिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही थी। तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पर। एग्जाम में इसका परफेक्ट आंसर कैसे लिखना है जिससे फुल मार्क्स मिले? आपको बिल्कुल इस तरह से लिखना है। सबसे पहले सीधा सीधा लिखो, नो वर्क इज नॉट डन ऑन द बंडल ऑफ हे। फिर जस्टिफिकेशन दो और उसमें एक्सप्लेन करो कि वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी W इज इक्वल टू FS।
इस केस में आदमी ऊपर की तरफ फोर्स तो लगा रहा है, लेकिन बंडल का डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसलिए साइंटिफिक वर्क डन 0 है। वो आदमी इसलिए थक गया क्योंकि उसकी इंटरनल मस्कुलर एनर्जी कंज्यूम हो रही थी। बस इतना लिख दोगे तो काम हो जाएगा। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। We'll see you in next video. Till then, tata, bye bye.